हेलो गेट से स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है। आज हम डीबीएमएस का 14th लेक्चर समझने वाले हैं। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हम क्या कर रहे थे। मिनिमम सैलरी, लेस देन, मोर देन, एवरी, वही सब देख रहे थे जो हमने रिलेशनल अलजेब्रा में देखा था। तो रिलेशनल अलजेब्रा में लेक्चर 8th में हमने डिवीजन वाला भी देखा था, तो उसको भी हम, ये आखिरी पार्ट है, एसक्यूएल में करके देखते हैं। तो एसक्यूएल क्वेरी विच इज़ इक्वल टू डिवीजन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है जिसमें एवरी एवरी का यूज़ होता है ना, तो हम रिलेशनल अलजेब्रा में क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो मान लो हमारे पास एनरोल में स्टूडेंट आईडी और कोर्स की आईडी है, और कोर्सेज में हमारे पास कोर्स की आईडी और इंस्ट्रक्टर का नाम है। तो हमें रिट्रीव एस आई डी वो एनरोल एवरी कोर्स टॉट बाय समवन। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर पे सारे कोर्स पे जो एनरोल है उस स्टूडेंट की आईडी मेरे को चाहिए। तो हम क्या करते थे कि एनरोल में से स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी ले लेते थे और डिवाइड करते थे उसको कोर्स आईडी से। ठीक है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर कोर्स हो। ये चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करी है, लेक्चर 8 जाके देखना। ठीक है, अब इसको हम एसक्यूएल में करके देखते हैं। तो पहली बात है कि यहाँ पे हम कोरिलेटेड क्वेरी लगने वाली है। कैसे लगेगी, क्या कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एनरोल में स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दे रखी है। स्टूडेंट 1 जो है C1 C2 C3 तीन कोर्सेज में एनरोल है। स्टूडेंट 2 C1 कोर्स में एनरोल है और C4 कोर्स में एनरोल है। स्टूडेंट 3 C4 कोर्स में एनरोल है। ठीक है, और कोर्सेज भी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कि C1 C2 C3 C4 चार कोर्सेज हैं। पहले तीन कोर्स ने पढ़ाए हैं और चौथा कोर्स नवाते, ये इंस्ट्रक्टर का नाम है। ठीक है, अब एनरोल T1 सेम टेबल मैंने T2 बनाई एनरोल की, अब उसमें भी एग्जैक्टली सेम चीज़ें होंगी। तो मैं क्या करूँगा कि कोर्स में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें एनरोल के कोर्सेज को, तो हमें जो मिलने वाला है वो, अगर एम्प्टी हुआ, ठीक है, अभी समझ लो, अगर एम्प्टी हुआ तो इसका मतलब वो सारे कोर्सेज इसने एनरोल कर रखे हैं। मतलब रिट्रीव T1 डॉट एस आई डी, हम T1 पहले टेबल में से हम एस आई डी स्टूडेंट आई डी देखने वाले हैं फ्रॉम एनरोल T1। अगर ऑल कोर्स आई डी ऑफ कोर्स कोर्सेज, यानी कोर्स के कोर्सेज, यहाँ पे कोर्स के कोर्सेज कौन से हैं, C1 C2 C3। ठीक है, माइनस, समझ में आ रहा है कि कोर्स के कोर्सेज में से सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम कोर्स आई डी ऑफ एनरोल T2, ये एनरोल T2 है। ठीक है, मैं लिख देता, अभी ब्लैक है ये, ठीक है, तो मैं लिख, वरना यहाँ लिख दो एनरोल T2। तो ये दूसरी टेबल है एनरोल T2 नाम से, वेयर विच आर एनरोल्ड बाय T1 डॉट एस आई डी। यानी हम हर एक स्टूडेंट की आईडी से हम चेक कर रहे हैं कि उस बच्चे ने कौन से कोर्स जो है एनरोल करे हैं। ठीक है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, जितने भी कोर्स के कोर्सेज हैं। तो अगर इसका आंसर 5 आता है, यानी इसका आंसर अगर एम्प्टी आता है, तो इसका मतलब उस बच्चे ने सारे कोर्सेज एनरोल कर रखे हैं। ये कुछ इस तरीके से है कि 3 कोर्सेज हैं और 3 में से उस बच्चे ने कितने कोर्सेज एनरोल करे हैं, मान लो तीनों करें, तो 3 माइनस 3 कितना होगा। देखो एग्जांपल कि अगर हम T1 डॉट एस आई डी में से पहले हमने S1 पकड़ लिया, यानी पहले हमने स्टूडेंट 1 को पकड़ लिया, स्टूडेंट 1 को पकड़ा, पहले ये चीज़ तो हमेशा सेम रहेगी। देख रहे हो, C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3, क्यों, क्योंकि जो भी कोर्स ने पढ़ा है ना, वो 3 ही कोर्सेज हैं जो कि C1 C2 C3 हैं। ठीक, सब्ट्रैक्ट करा सी आई डी ऑफ उन बच्चों की, हर एक आईडी का हमने कोर्स पकड़ा। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ कि एक बार समझ में आ गया तो काम खत्म है। तो देखा कि स्टूडेंट 1 ने कितने कोर्सेज ले रखे हैं, C1 C2 C3, तो ठीक है। अब देख लो ये माइनस करा ये इससे, ठीक है, तो दोनों सेम ही तो हैं, तो 5 आता है, एम्प्टी आता है। इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं, यानी उस बच्चे ने सारे कोर्सेज ले रखे थे। क्लियर होता है। स्टूडेंट 2 को देखो, स्टूडेंट 2 ने C1 और C4 ही लिया है, तो यहाँ C1 C4 लिखा, तो बच कितने गए, C2 और C3 बच गए। ठीक है, और स्टूडेंट 3 ने सिर्फ C4 कोर्स लिया, तो C1 C2 C3 तीनों ही बच गए। तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, यानी नॉन एम्प्टी है। तो इसका मतलब कि ये इन बच्चों ने सारे कोर्सेज नहीं लिए, सिर्फ ऊपर वाले ने सारे कोर्सेज लिए, है ना, अगर एम्प्टी आ रहा है तो हमने क्या करा यहाँ पे कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एस आई डी पकड़ी एनरोल T1 से, वेयर नॉट एग्जिस्ट यानी ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये चीज़ एम्प्टी होगी, तभी तो बात बनेगी। ये एम्प्टी वाला केस, नॉट एग्जिस्ट मतलब एम्प्टी होना। ठीक है, अब क्या चीज़ है ये, सेलेक्ट सी आई डी फ्रॉम कोर्स वेयर इंस्ट्रक्टर इक्वल टू कोर्स, यहाँ से हमने कोर्स वाले कोर्स पकड़े, एक्सेप्ट, माइनस के लिए हम एक्सेप्ट लिखते थे। सेलेक्ट सी आई डी फ्रॉम एनरोल T2 वेयर T2 डॉट एस आई डी। ठीक है, अब हम सेकंड टेबल में आ रहे हैं कि इसकी जो एस आई डी है वो बराबर है किसी T1 डॉट एस आई डी के। तो ये देख रहे हो कोरिलेटेड क्वेरी है। क्लियर, तो ये कोरिलेटेड क्वेरी है हमारा। सबसे पहले फ्रॉम एनरोल T1, ये टॉप में चेक होगा। ठीक है, सेकंड होगा ये वाली कंडीशन बॉटम, तो उसी में से एनरोल T1 में से हम हर एक एस आई डी पकड़ेंगे और फिर ये चेक करेंगे एक्सेप्ट वाला केस। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ तुम्हें बताया, है ना। फिर थर्ड टॉप पे फिर से आ जाएगा जो यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट करता है, ये यानी ये पहला केस। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं इसमें। आया समझ में, मैंने धीरे धीरे बताया है चीज़ों को रोक रोक के, वरना मैं हवा में बता सकता था क्योंकि मेरा क्लियर हो रखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, एक्जैक्टली सेम है, और इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो अब समझ में आ रहा है। रिट्रीव करना है एम्प्लॉय आईडी, जहाँ पे वो वर्क फॉर एवरी प्रोजेक्ट का नाम डेटाबेस, यानी जो डेटाबेस के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है ना जो एम्प्लॉय, उसकी मेरे को एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो वर्क्स फॉर एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, ये वर्क फॉर टेबल का नाम है, तो इसमें एम्प्लॉय आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी, और प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट का नाम है। अब हमने रिलेशन अलजेब्रा में तो आराम से कर देते थे हम, कैसे कि हम सेलेक्ट करते थे एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट करते थे एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट आईडी, और हमने डिवीजन लगाया, अब उसमें से सिर्फ वही प्रोजेक्ट आईडी ली जिसका प्रोजेक्ट नेम डेटाबेस है। ठीक है, अगर मिलता है तो हमें सीधा एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी।
ठीक है। तो सिमिलर वे में इसका एसक्यूएल में लिखने का तरीका क्या होगा कि हमारे पास वर्क्स फॉर है, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट हमने लिख दिए। मान लो कि 4 प्रोजेक्ट हैं, पहले 3 जो हैं वो डेटाबेस रिलेटेड है, चौथा नेटवर्क रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ डेटाबेस रिलेटेड प्रोजेक्ट चाहिए। वर्क्स फॉर, अब हम इसको एक और टेबल बनाएंगे सेम, ठीक है, जिसमें कंपैरिजन होगा इनका। ये एक और टेबल बनाने का रीज़न यही है कि एम्प्लॉय आईडी का कंपैरिजन करना है और साथ में प्रोजेक्ट आईडी का इससे सेट डिफरेंस करना है। समझोगे बात को, है ना। तो अगर 5 आता है यानी एम्प्टी आता है, यानी सारे प्रोजेक्ट इस बंदे ने ले रखे होंगे तभी सब्ट्रैक्शन 5 आया। तो हमें रिट्रीव करना है एम्प्लॉय आईडी को वर्क्स फॉर T1 में से। अगर ये समझ में, वर्क्स फॉर T1 यानी कि टेबल का नाम मैंने टेम्परेरी नाम दे रखा है, तो T1 में से हमें आईडी को पकड़ना है, एम्प्लॉय आईडी को, जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट, अगर हम सारे प्रोजेक्ट देखें जिसका भी नाम DB है, जिसका प्रोजेक्ट का नाम DB है, उसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें प्रोजेक्ट जो एम्प्लॉय ने जिस प्रोजेक्ट में असाइन है ना उससे। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट आईडी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों की प्रोजेक्ट आईडी सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, सेट डिफरेंस आना चाहिए 5 आना चाहिए, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट T1.id फ्रॉम वर्क्स फॉर। ठीक है, हम आईडी पकड़ी, टेबल का नाम मैंने टेम्परेरी कर दिया, जहाँ पे नॉट एग्जिस्ट, ये वाली कंडीशन, वही सेम चीज़। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 अगर होंगे जो सिर्फ एक आईडी पे असाइन होंगे, 1 1 करके चेक करेंगे। तो अगर 3 - 3 होता है यानी तीनों के तीनों डेटाबेस वाले प्रोजेक्ट एक ही आईडी पे असाइन है, तो ऐसा आईडी हम रिटर्न कर देंगे। ऐसा कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का सेट डिफरेंस 5 हो, यानी ये एम्प्टी हो या नॉट एग्जिस्ट हो। तो सेलेक्ट PID फ्रॉम प्रोजेक्ट, यहाँ से PID पकड़ी जहाँ पे P नेम डेटाबेस है, एक्सेप्ट सेलेक्ट PID फ्रॉम वर्क्स फॉर टेबल 2, यहाँ पे भी PID पकड़ना है, जहाँ पे एक एक करके चेक कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी मैच करती है। अब ये आसान था ना, क्योंकि हमने पुराना वाला क्लियर समझा। अब आ गए हम TRC पे। ठीक है, ये TRC जो है जैसे SQL पे थे हम, है ना, ये चीज़ बता दी मैंने तुम्हें। टॉप चलेगा, फिर बॉटम आएगा, फिर टॉप आएगा। फिर किस तरह से चलता है, कोरिलेटेड क्वेरीज किस तरह से रन होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेस्टेड क्वेरीज, कोरिलेटेड क्वेरीज, ये सब देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं TRC पे, टपल रिलेशन कैलकुलस पे। जनरली क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो SQL और रिलेशन अलजेब्रा से ज़्यादा आते हैं, मगर कुछ कुछ साल में आ भी जाते हैं। ठीक है, मतलब रेयर चांसेस हमें ध्यान रखना है कि आ गए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने SQL के लिए बोला था कि लेक्चर 7 से देखना शुरू कर दो एक बार दोबारा, अगर रिवाइज नहीं हुआ है तो। अगर तुम्हें रिलेशनल अलजेब्रा में दिक्कत आती है तो SQL में आएगी, TRC में भी आएगी। तो चलो देखते हैं। टपल रिलेशनल कैलकुलस, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है ये। ठीक है, यूज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एंड प्रेडिकेट कैलकुलस फार्मूलाज। ठीक है, ये सब तुम मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, मैंने पहले भी बताया था कि अगर तुम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक टॉपिक पढ़ोगे मैथमेटिक्स का और प्रेडिकेट कैलकुलस पढ़ोगे, ये टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ करके TRC बना है। बेसिक फार्मूला क्या है, मान लेते हैं कि P एंड Q जो है वो प्रेडिकेट्स हैं। ठीक है, तुम्हें ये फार्मूला दिखाने के लिए P एंड Q को प्रेडिकेट मान रहे हैं, मतलब ऐसी स्टेटमेंट या तो जो ट्रू है या वो फॉल्स है, ऐसे एम्बिगुअस नहीं है कि देखता हूँ मैं आ जाऊँगा कि नहीं, है ना। ये क्या है भाई, आएगा या नहीं आएगा, एक चीज़ बोलना, तो देख रहे हो ट्रू एंड फॉल्स नहीं है। तो ऐसी एम्बिगुअस चीज़ों को हम प्रेडिकेट नहीं बोलते। अब P यूनियन Q, ठीक है, P हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, P और Q, P एंड Q, नॉट P, इफ़ P देन Q, ये सब। फिर आता है X बिलोंग्स टू रिलेशन। X क्या है, एक वेरिएबल है जो रिलेशन में बिलोंग करता है। अब ये तुम्हें ज़्यादा बहुत यूज़ होता है ये भी, देयर एग्जिस्ट X बिलोंग्स टू रिलेशन। अब यहाँ पे देयर एग्जिस्ट आ जाता है। ठीक है, अब रिलेशन के बाद लिखा है P ऑफ X यानी प्रेडिकेट ऑफ X। इसको समझो, X बिलोंग्स टू रिलेशन तो बता दिया कि X जो है वेरिएबल है जो एक रिलेशन में बिलोंग करता है, मगर देयर एग्जिस्ट में क्या होता है कि फॉर सम X विच बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, एक X है जो रिलेशन में बिलोंग करता है, स्टेट सच दैट P ऑफ X मस्ट बी ट्रू। P ऑफ X मतलब एक कंडीशन होगी कि उसके लिए ट्रू ही होगा। ये अंतर समझना, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके, मगर ये कुछ इस तरह का है कि P ऑफ X एक कंडीशन होगी जो सेटिस्फाई हो रही होगी। मान लेते हैं जैसे भी हमने ऊपर देखा कि डेटाबेस प्रोजेक्ट था उसका, तो जिसका प्रोजेक्ट का नाम इक्वल टू डेटाबेस हो, वो हमारी एक कंडीशन हो गई। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आईडी ले रहे हैं। ठीक है, यानी वो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, यानी सम यानी कोई ना कोई होना ही चाहिए। तो मैं ऐसी फॉर ऑल देखो जिसमें एवरी X ऑफ रिलेशन सच दैट P X मस्ट बी ट्रू, यानी सारी प्रोजेक्ट जो हो डेटाबेस की हो। ठीक है, ये सब हम क्वांटिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर बोलते हैं। फॉर्मेट ऑफ TRC क्या है, ब्लर हो गया, हाँ। फॉर्मेट ऑफ TRC क्या है, हम ऐसे लिखते हैं, जैसे करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं T/PT, P ब्रैकेट के अंदर T। ठीक है, पहले तो वो सब मत सोचने कि ऐसे डिवाइड क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, ये सिंटेक्स, ये लिखने का तरीका है। T मतलब टपल वेरिएबल और P ऑफ T मतलब फॉर्मूला ओवर टपल वेरिएबल। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, तो रिट्रीव सेट ऑफ टपल T दोज आर सेटिस्फाइड बाय प्रेडिकेट T। मैं ऐसे टपल निकालने हैं T जो कि सेटिस्फाई करते हैं नीचे वाली कंडीशन को। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे को स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज मोर देन 20 है, तो मैं T को रखूँगा ऊपर। ठीक है, वैसे T लिखते हैं बाद में, ये चीज़ बाद में लिखते हैं, पहले स्लैश के नीचे का लिखते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए क्या लिखना है। T बिलोंग्स टू स्टूडेंट। अब देख रहे हो ये क्या है, मैंने बताया था X एक वेरिएबल है, अभी भी बताया। ये क्या है, एंड कंडीशन है, यानी ये भी ट्रू होना चाहिए, स्टूडेंट भी होना चाहिए वो, साथ में उसकी एज भी 20 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी एज 20 से ज़्यादा है। तो T डॉट एज ग्रेटर देन 20, तो ये PET है, ये प्रेडिकेट T है। अब कंडीशन बन गई, अब इसमें हमें क्या चाहिए, T रिट्रीव करना है, स्टूडेंट रिट्रीव करना है। क्लियर। अब दो तरीके के टपल वेरिएबल होते हैं, एक होते हैं बाउंडेड, एक होते हैं फ्री।
तो वेरिएबल बाउंडेड बाय क्वांटिफायर, अब तुमने देखा होगा जब मैंने क्वांटिफायर बताया था नीचे यहाँ पे, तो देयर एग्जिस्ट टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट, फॉर ऑल टी2 बिलोंग्स टू कोर्स, तो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल अगर यूज़ हो रहा है तो टपल वेरिएबल बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड में क्या होता है, एक दिक्कत होती है वो मैं समझाऊंगा, मगर ये जो पर्टिकुलर है ना ऊपर वाला ये फ्री है, तो नॉट बाउंडेड बाय क्वांटिफायर। अब इसके अंदर यूनिवर्सल वेरिएबल भी आ जाते हैं कि यूनिवर्सल वेरिएबल है, या फिर टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट ऐसे करके भी आ जाता है, ये भी कोई क्वांटिफायर से बाउंड नहीं है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट कुछ नहीं लगा। तो अगर तुम देखोगे यूनिवर्स अगर ये है पूरा, तो स्टूडेंट में अगर है वो टी बिलोंग्स टू स्टूडेंट ये भी चलेगा, और यानी और या फिर पूरा टी डॉट यूनिवर्स का पूरा चलेगा। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, वेरिएबल यूज फॉर रिजल्ट ऑफ टीआरसी क्वेरी मस्ट बी फ्री वेरिएबल, ये कंडीशन है भाई कि हमेशा टी जो था ये फ्री वेरिएबल है ना, दिख रहा होगा यहाँ पे कोई क्वांटिफायर तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो हमेशा फ्री वेरिएबल होना चाहिए, टी मस्ट बी फ्री वेरिएबल। नहीं होगा तो क्या करेंगे, नीचे वाला एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो फ्री बनाना पड़ेगा उसको। देखो एक सप्लायर है हमारे पास, एसआईडी रेटिंग दे रखी है, ठीक है, सप्लायर की आईडी और रेटिंग दे रखी है, पार्ट्स है हमारे पास, पीआईडी पार्ट की आईडी दे रखी है, पार्ट का नाम और कलर दे रखा है। ठीक है, मान लो कि किसी स्विच बोर्ड का कोई हिस्सा है, ऐसा कुछ मान लो। कैटलॉग में हमें एसआईडी पीआईडी, ठीक है, सप्लायर आईडी, पार्ट की आईडी और कॉस्ट दे रखी है, कितना दाम है उसका। तो रिट्रीव एसआईडी ऑफ सप्लायर वो सप्लायर सम रेड पार्ट। अब यहाँ पे सम का यूज़ हो गया, सम। अब याद होगा कि हम क्या करते थे कि ऐसी कंडीशन होती थी ना कि जहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं सॉरी, जहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन होती थी, तो जैसे यहाँ पे कोई सेलेक्ट कंडीशन है कि हमें क्रॉस में से क्या सेलेक्ट करना है, या यहाँ पे जॉइन की कंडीशन है ना, यहाँ पे नेचुरल जॉइन है, तो इन सब कंडीशन में सम एनी एटलीस्ट वन ये सब यूज़ होता था, है ना। जब भी क्वेश्चन में सम या एनी ऐसे कुछ आता था तो हम रिलेशनल अलजेब्रा में ये सब यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं देयर एग्जिस्ट एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से। ठीक है, मैंने बताया था फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट होते हैं, तो देयर एग्जिस्ट नाम से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और वो एवरी वाला केस तो क्या होता है, फॉर ऑल वाला होता है। तो अगर देयर एग्जिस्ट यूज़ हो रहा है तो कब कब यूज़ होगा, जब सम एनी एटलीस्ट बोला होगा, या रिलेशनल अलजेब्रा में इस तरह से दे रखा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली पेपर में क्वेरी लिखने के लिए नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ना, क्वेरी समझने के लिए आएगा, तुम समझ रहे होगे तो काफ़ी रहेगा। तो मेरे को रेड पार्ट चाहिए, तो अगर हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनल अलजेब्रा में देखें कि कैटलॉग में एसआईडी पीआईडी है ना, हमें रेड पार्ट चाहिए, क्या चाहिए, एसआईडी चाहिए। तो देख रहे हो कि एसआईडी हमें कैटलॉग से मिल जाएगी, और साथ में पार्ट से हमें कलर असाइन हो जाएगा। तो कैटलॉग में एसआईडी पीआईडी है, ठीक है, एसआईडी पीआईडी। अच्छा, ये जो मैंने पहले भी बताया था कि ये कैंडिडेट की होती है जो अंडरलाइन होती है, तो ठीक है, यानी सप्लायर जो है एसआईडी से माना जाता है। तो कैटलॉग में एसआईडी पीआईडी अगर चेक करो और पार्ट्स में पीआईडी और कलर चेक करना है, तो ये नाम की जरूरत नहीं है या कॉस्ट की जरूरत नहीं है। तो जिसका कलर रेड है, जिसकी पीआईडी मैच करती है, उसकी एसआईडी पकड़नी है, सिंपल क्वेश्चन है ना। तो हमारा रिलेशनल अलजेब्रा में क्या होता था कि हम कैटलॉग का क्रॉस कर देते थे, क्रॉस प्रोडक्ट करते थे किसके साथ, कलर जिसका रेड पार्ट है, क्योंकि कलर हमें रेडी चाहिए, कलर रेड चाहिए, तो हमने सेलेक्ट कर दिया रेड कलर। और हमें कैटलॉग से क्रॉस प्रोडक्ट करा क्योंकि हमें पार्ट आईडी चाहिए, तो जहाँ पे कैटलॉग की पार्ट आईडी बराबर होगी पार्ट्स की पार्ट आईडी से, उसमें से एसआईडी प्रोजेक्ट कर दो। तो ये तो था हमारा रिलेशनल अलजेब्रा जो हम काफ़ी बार देख चुके हैं, मगर इसको अब कोशिश करते हैं टीआरसी में डालने की। तो देयर एग्जिस्ट, अब देख रहे हो देयर एग्जिस्ट टी1 मैंने बोला, यानी ये क्या है, एक बाउंडेड टपल है, देयर एग्जिस्ट टी1। ठीक है, तो बाउंडेड टपल वेरिएबल जो होते हैं कभी भी यूज़ नहीं होते, मस्ट भी फ्री होना चाहिए। तो हमने क्या जुगाड़ लगाया, ये टी कहाँ से आया और देयर एग्जिस्ट टी1 लिखा है, ठीक है, अलग अलग है। तो जब भी लिखना शुरू करते हैं इसको, हम शुरू में ये चीज़ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो स्लैश लगाया, लिखा देयर एग्जिस्ट टी1 जो कि कैटलॉग से बिलोंग करता है। देख रहे हो कैटलॉग से बिलोंग करने वाला टी1 है, और टी2 जो है वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है पार्ट से, तो देयर एग्जिस्ट टी2 जो बिलोंग करता है पार्ट से। ऐसा कि टी1 डॉट पी आई डी टी इक्वल टू टी2 डॉट पी आई डी, ये चीज़ समझ में आया कि हाँ पी आई डी मैच करनी चाहिए, इंटरसेक्शन। ठीक है, एंड मतलब ये तो मैच होनी चाहिए, साथ में कलर टी2 का क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया, मगर ये तीसरी चीज़ क्यों लगाई, ये ध्यान से समझना। एक बार तुम एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज़ को कि टी इक्वल टू एंड लिखा है, ठीक है, एंड टी इक्वल टू, तुम बोलोगे टी तो है ही नहीं मार्केट में, ये टी कहाँ से आ गया, टी1 डॉट एस आई डी। मैंने ना एस आई डी को प्रोजेक्ट करना था मेरे को, बात समझो। एस आई डी जो है हमारे कैटलॉग में है, ठीक है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करा तो हमको एस आई डी मिलने वाली है, क्योंकि अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सब क्रॉस आपस में सब वो हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं ना। तो एस आई डी तो आने वाली है कहाँ से, कैटलॉग से। कैटलॉग क्या है, टी1 है, तो मैं उसको टी नाम से असाइन कर रहा हूँ। सिंटेक्स है ये, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि यहाँ पे हमेशा फ्री वेरिएबल आना चाहिए। अब टी1 लिखा तो देयर एग्जिस्ट लगा हुआ था, तो ये बाउंडेड वेरिएबल है ना, तो टी मस्ट बी फ्री, तो इसलिए हमने ये चीज़ एक्स्ट्रा डाली। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है कि हम हर एक पर्टिकुलर एस आई डी के बेसिस पे उसको यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखो और समझ में आया, क्लियर होगा। रिट्रीव एस आई डी सप्लायर जो कम से कम 2 पार्ट्स को सप्लाई करता है ना। अब कम से कम 2 पार्ट्स को सप्लाई करने में कैटलॉग को देखो कि एस आई डी पी आई डी दे रखा है, और फिर से कैटलॉग ले लेंगे एस आई डी पी आई डी, और इन दोनों का यूज़ करके हम पहले तो रिलेशनल अलजेब्रा में हमने ये पहले भी डिस्कस कर रखा है कि एटलीस्ट 2 में क्या करते हैं, है ना। ये कुछ इस तरह का है, अगर तुम ध्यान से समझोगे कि पी आई डी
PID, ये दोनों जो है मैच ना करें, ठीक है, समझना, और SID मैच कर जाए। रिट्रीव SID ऑफ सप्लायर वो सप्लाई एटलीस्ट 2 पार्ट्स, कम से कम 2 पार्ट होने चाहिए, यानी PID मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्ट अलग अलग है ना, उन पार्ट्स की ID अलग अलग है, समझ में आ रहा है। और सप्लायर बंदा सेम है, जो जो सप्लाई कर रहा है सप्लायर की ID सेम है, यानी उसने सप्लाई जिसने करा है वो सेम ID से करा है, समझ में आया। ये चीज़ हम पहले बता रहा हूँ रिलेशनल अलजेब्रा में देख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, कैटलॉग का ज्वाइन कर देंगे, कंडीशनल ज्वाइन किसके साथ, कैटलॉग के साथ ही, तब जाके तो हमें कंपैरिजन करने को मिलेगा। और इसका रीनेम कर दिया, SPC कर दिया, ठीक है, सेम सप्लायर पार्ट और कलर हो गया, जो भी कॉस्ट होगी, ठीक है। SID इक्वल टू एस, जहाँ पे SID सेम है ना, रिट्रीव SID चाहिए, और पार्ट ID अलग अलग हो, पार्ट ID अलग अलग होगी, यानी हमें पता चल जाएगा कि एक सप्लायर है जिसने अलग अलग पार्ट्स को क्या करा है, सप्लाई करा है, यानी यही तो क्वेश्चन मांग रहा है कि जिसने एटलीस्ट 2 पार्ट सप्लाई करे। तो इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि देयर एग्जिस्ट T1 देयर एग्जिस्ट T2, कैटलॉग को हमने क्या नाम चेंज कर दी, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट T1 बिलोंग टू कैटलॉग, T2 बिलोंग टू कैटलॉग, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करता है जो प्रीडिकेट को फॉलो करता है। मैंने बताया था सिंटेक्स, क्वांटिफायर का क्या सिंटेक्स होता है। तो जहाँ पे T1.SID बराबर T2.SID है, एंड T1.PID नॉट इक्वल टू T2.PID, ठीक है, PID बराबर नहीं होनी चाहिए, SID बराबर होनी चाहिए, एंड T इज इक्वल टू T1.SID, ठीक है। तो मैंने T1 की SID को T में असाइन कर दिया क्योंकि वो बाउंडेड था, अब फ्री बना दिया, फ्री को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। सेट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं हमारे TRC में, कि R ये है हमारा क्या, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल अलजेब्रा में हम R यूनियन S लिखते हैं, R इंटरसेक्शन R सेट डिफरेंस लिखते हैं, है ना। यूनियन को हम किस तरह से लिखते हैं, T बिलोंग्स टू R, अब ये जो फ्री है तो दिक्कत नहीं है, T को एक्जैक्टली लिखी, T R को बिलोंग कर रहा है और T बिलोंग कर रहा है इसको, R और S किसी को भी बिलोंग करे, और आ गया, ठीक है। T इंटरसेक्शन S, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, T बिलोंग्स टू R, T बिलोंग्स टू S, R माइनस S, इसको हम कैसे लिखेंगे कि T बिलोंग्स टू R बट नॉट, इसको बोलते हैं बट नॉट T बिलोंग्स टू S। समझो कि मैं यहाँ पे अगर बनाना चाहूँ, लेट्स से ऐसा है R और S, है ना। सेट डिफरेंस में पता है क्या होता है, सिर्फ ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो कॉमन वाला हिस्सा है वो आता ही नहीं है पिक्चर में। तो इसमें इन्होंने बोला है कि T बिलोंग्स टू R, यानी वो R को बिलोंग करता है, यानी अगर हम सिर्फ इस पर्टिकुलर हिस्से को देखें कि वो R को बिलोंग कर रहा है, ये R है, ठीक है। और ठीक है, बट नॉट T बिलोंग्स टू S, अगर हम नॉट T बिलोंग्स टू S देखें, यानी ये अगर S है, R यहाँ पे है, मगर सारी चीज़ें आ जाएंगी S को छोड़ के। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा ना, कॉमन हिस्सा निकाला जाएगा ना, तो सिर्फ इन दोनों का अगर कॉमन हिस्सा निकाला जाएगा तो देखो कौन सा हिस्सा आएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा, ये वाला। समझ में आया तुम्हें, जो हम चाहिए था हमें। तो सेट डिफरेंस में हम ऐसे करते हैं R माइनस S को, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि R बट नॉट S, क्लियर होता है ना। तो थोड़ी विजुअलाइजेशन दे दी थी मैंने, वरना बहुतों को हवा में भी समझ में आ गया होगा। रिट्रीव सप्लायर ID, क्वेश्चन देखते हैं आप। सप्लायर ID जिसकी रेटिंग मैक्सिमम हो, बताओ भाई, मैक्सिमम का मैंने रिलेशनल अलजेब्रा में कैसे बताया था कि रेटिंग मैक्सिमम चाहिए हमें, तो पहले देख लो कि रेटिंग किसी की मिनिमम है कि नहीं। जिसकी भी मिनिमम है ना, उसकी SID निकालो और सप्लायर में से माइनस कर दो। किसी ना किसी से रेटिंग अगर जिसकी कम है, मान लो मैक्सिमम रेटिंग 10 है और 3-4 लोगों की 10 है ना, तो वो कम में तो काउंटेड होगा नहीं, वो लोग यहाँ पकड़े जाएंगे कि हाँ भाई हम सबकी मैक्सिमम रेटिंग 10 आया है, सबकी CGPA 10 आया है, ठीक है, बोर्ड में। चलो वो छोड़ो, TRC में कैसे करेंगे, जी समझ में आई ना तुम्हें। मैं अगेन बोलूँगा, रिलेशनल अलजेब्रा देख लेना अगर थोड़ा भी दिक्कत होती है तो। देयर एग्जिस्ट T1 बिलोंग्स टू सप्लायर, ठीक है, T इक्वल टू T1.SID कर दिया, यहाँ से हमने T निकाला क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बट नॉट वाला कंडीशन लगाया, समझ में, सप्रेक्शन आ गया ना। ये चीज़ समझो, मेरे को SID चाहिए था सप्लायर में से, मैं SID निकाल रहा हूँ, देखो T1.SID, जब इंटरसेक्शन होगा कॉमन निकलेगा तो T1.SID में से T तो निकल जाएगा, ये फ्री है, फ्री वेरिएबल है ना, तो इसलिए हम साथ में ये लगा रहे हैं। मगर सप्रेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, बट नॉट, तो यहाँ पे बट नॉट लगाना पड़ा। ये जब मैं गोला बना रहा था ना, तो यहाँ पे भी गोला बना दिया मैंने, यहाँ तक ही बनाना था, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। बट नॉट मैंने लगाया है दिखाने के लिए कि किस तरह से करना है काम। तो सप्लायर मैंने पकड़ लिया, उसकी सप्लायर ID पकड़ ली, कैसे, प्रोजेक्शन से, प्रोजेक्शन जो है दोनों में लग रहा है ना, तो यहाँ हम T1.SID तो लगा ही रहे हैं, साथ में हमें क्या देखना है कि देयर एग्जिस्ट T1 सप्लायर, देयर एग्जिस्ट T2 सप्लायर, यानी 2 टेबल बनाई, देख रहे हो ना, एक को रीनेम कर दिया था मैंने यहाँ पे, जिसकी रेटिंग दूसरे से कम है, ठीक है। जिस T1 में रेटिंग अगर कम है T2 के रेटिंग से, तो यानी उस सप्लायर की रेटिंग किसी ना किसी से कम होगी, तो ऐसे सप्लायर हमें नहीं चाहिए, तो बट नॉट लगाया। ऐसे सप्लायर नहीं चाहिए तो कौन से निकलेंगे, जो मैक्सिमम वाले होंगे वही हम आउटपुट कर देंगे। या इतना झमेला पालने से अच्छा कि हमें जब पता है कि फॉर ऑल नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है TRC में, है ना, तो रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू एवरी रेटिंग, ठीक है। रेटिंग हमें क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा रेटिंग चाहिए, बढ़िया रेटिंग चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता हमारा रिलेशनल अलजेब्रा में, तभी हम ये सब काम करते हैं, तिगड़म लगाते हैं कि सबट्रैक्ट कर दिया कम वाले को, है ना। यहाँ तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे, देयर एग्जिस्ट T1 बिलोंग टू सप्लायर फॉर ऑल T2 बिलोंग टू सप्लायर, ठीक है, यहाँ पे फॉर ऑल लगा दिया कि T1 की रेटिंग ज़्यादा आए और कम आए सभी से,
कम गलती से बोलते बराबर है, ठीक है। T1 की रेटिंग बराबर आए या ज़्यादा आए सभी की रेटिंग से, और उसमें से हमने T ले लिया फ्री वेरिएबल, यहाँ लिख दिया। समझ में आ रहा है कि हमने सेम टेबल को 2 बार लिखा है और पहली टेबल को हम दूसरी टेबल के सभी वैल्यू से चेक कर रहे हैं, सभी रेटिंग वैल्यू से चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फॉर ऑल लगा दिया है। तो ये एवरी रेटिंग है ना, एवरी मतलब फॉर ऑल, तो पहले में रेटिंग जो है ऐसे लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। तो TRC में भी ये पॉसिबल है, और उसमें तो SQL में तो पॉसिबल था ही। हम क्या यूज़ करते थे, ऑल वाली कंडीशन यूज़ करते थे कि सेलेक्ट SID फ्रॉम सप्लायर वेयर रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट रेटिंग फ्रॉम सप्लायर है, ठीक है। रेटिंग सारी रेटिंग में से चेक कर रहे हैं। छोटा सा लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं और खत्म करते हैं आज को नहीं मतलब क्लास को। हाँ, अनसेफ TRC क्वेरी। अनसेफ क्वेरीज क्या क्या हो सकती है। मान लो कि हमने टी को सप्लायर में से टी बिलोंग्स टू सप्लायर और नॉट लगा दिया। अब यानी क्या चीज़ आ जाएगी, इन्फाइनाइट चीज़ आ जाएगी, मतलब यूनिवर्सल चला गया। तो सप्लायर के अलावा कुछ भी हो सकता है टी की वैल्यू, है ना। तो ऐसी क्वेरी से TRC में अनसेफ क्वेरी एग्जिस्ट करती हैं। तो TRC क्वेरी विद इन्फाइनाइट रिकॉर्ड इन रिजल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा कि इन्फाइनाइट रिकॉर्ड्स इन रिजल्ट, ऐसे करके कुछ आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो अनसेफ TRC क्वेरी कहलाएगी। एक्सप्रेसिव पावर की बात करें कि बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी एक्सप्रेसिव पावर बराबर होती है सेफ TRC। सेफ क्यों बोला, क्योंकि अनसेफ को हम पिक्चर में नहीं ले रहे, ठीक है। सेफ TRC क्वेरी एक्सप्रेसिव पावर। एक्सप्रेसिव पावर मतलब कि जिस तरह से हम डिनोट करके लिखते हैं ना क्वेरी को, वही है, ठीक है। यानी जो बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा जो भी बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा लिखे हैं हम आज तक, ठीक है, वो हम एक्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं TRC क्वेरी के थ्रू। जैसे हम रिलेशनल अलजेब्रा में जो भी लिखते हैं हम SQL के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे TRC के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे बेसिक है क्या। बेसिक क्वेरीज जो हमने देखी थी जिसमें प्रोजेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट, सिलेक्शन, रीनेम, यूनियन, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन, जॉइंट, कंडीशनल जॉइंट, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, आउटर जॉइन या फिर डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स यूज़ करे थे ना हमने। तो वही हमारी बेसिक रिलेशनल क्वेरी अलजेब्रा क्वेरी कहलाती है। अब ये सब हम लिख सकते हैं TRC में। क्वेरी फेल टू एक्सप्रेस यूजिंग बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा। अब कुछ क्वेरीज होती हैं जो नहीं लिख पाएंगे हम रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ करके, बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा का यूज़ करके। तो डेफिनेटली क्योंकि बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा बराबर है सेफ TRC क्वेरी के, तो अगर हम ऐसे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में भी कहाँ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम SQL में कर दिया करते थे, यहाँ थोड़ा दिक्कत है क्योंकि काउंट करना रिकॉर्ड को, यहाँ काउंट स्टार वाले चक्कर नहीं पड़ता, ठीक है। तो काउंट करना रिकॉर्ड को, या एट्रीब्यूट वैल्यू क्या क्या है, ठीक है, कितने कॉलम हैं, कितने रोज हैं, ये सब काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इससे पॉसिबल नहीं है तो इससे भी नहीं होगा। या सम करना एट्रीब्यूट की वैल्यू का, या एवरेज लेना, या ऑर्डर करना, जैसे हम कर देते हैं ना ऑर्डर बाय नेम DESC, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी नेम जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो रहे हैं, तो वो सब यहाँ पॉसिबल नहीं है भाई। फेल टू प्रूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड का भी पता नहीं लगा पाता। जैसे हम प्रोजेक्शन करते थे तो लिखते थे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, है ना, कि डिस्टिंक्ट इसलिए बोलते थे, हम सेफर साइड में रहते थे कि वैल्यूज जो होंगी सब अलग अलग ही होंगी। क्यों, क्योंकि अगर वो सिमिलर भी हुई ना तो हम पता नहीं लगा सकते। मान लो स्टूडेंट वन की SID S1 बहुत सारी दे रखी है, मगर हम डिस्टिंक्ट ही सेलेक्ट करते थे क्योंकि हमें बताने का कोई तरीका नहीं था कि वो S1 जो है वो बहुत बार लिखा हुआ है रिलेशनल अलजेब्रा में, ठीक है। तो हम डिस्टिंक्ट ही मान के चलते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमने काफ़ी टाइम लगाया, सबसे ज़्यादा टाइम रिलेशनल अलजेब्रा में, फिर उससे थोड़ा कम टाइम SQL में, फिर TRC में ये 1 घंटा करीब लगाया, आधा घंटा करीब, है ना। तो बस इसको अच्छे से रिवाइज़ करना मल्टीपल टाइम्स, और बस आज के लिए इतना ही।